वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का नाम आते ही एक अलग सा माहौल बन जाता है। दिमाग में रशिया और यूक्रेन की जंग घूमने लगती है। बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि हुई थी फ्रॉम 1914 टू 1918। तो ये मैं शुरू में ही बता दूं कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, बिकॉज इसमें हम बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके कोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर को और बेटर वे में समझने के लिए आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म डिस्कस किया था, उसको भी मैं ये कहूँगा एक बार आप ज़रूर देखें, और उसके वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा। नाउ तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक। तो देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसको ग्रेट वॉर भी बोला जाता है, और इसको हिंदी में पहला विश्व युद्ध और उर्दू में पहली जंगे अजीम भी बोला जाता है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये कॉज बनी 4 करोड़ इंसानों की कत्ल का, उनके मारे जाने का, और इसके साथ ही इस वॉर में इस्तेमाल किए गए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स और मशीनरी, जो कि इससे पहले किसी वॉर में इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। तो अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कॉजेज ऑफ वॉर के, वॉर की वजह क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, देन इट्स आउटब्रेक एंड कोर्स ऑफ वॉर के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कैसे हुई और फिर उसका कोर्स क्या था, वो चली कैसे, देन एंड ऑफ वॉर के, वॉर खत्म कैसे हुई, और फिर पीस ट्रीटीज और उसके इफेक्ट्स के, क्या पीस ट्रीटीज हुई, किसके बीच में हुई, और ओवरऑल इस पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दुनिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ। देन सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे क्या क्या कॉजेज थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे पॉलिटिकल कॉज भी थे, इसके इकोनॉमिक कॉज भी थे, और इसके मिलिट्री कॉजेज भी थे। अगर हम बात करें इस वॉर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में, तो यहाँ पर जो इंपीरियलिस्ट पावर थे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, उनके जो एम्बिशंस थे, इंटरेस्ट थे, वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे, जिसके चलते उनके बीच में राइवलरीज, दुश्मनी बढ़ने लगी। और ये दुश्मनी किसको लेकर थी, कॉलोनीज को लेकर और ट्रेड को लेकर। तो ये जो झगड़ा था ये था बेसिकली एशियन एंड यूरोपियन इंपीरियलिस्ट पावर्स जो थे उनके बीच में, जैसे कि जापान, रशिया, जर्मनी, और इस जिसको के बाद में इटली ने भी ज्वाइन कर लिया, बिकॉज इटली चाहता था कि ईरान और ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया जाए। बट जब हम इसको आगे चल कर डिस्कस करेंगे तो हमें कहानी कुछ और ही देखने को मिलेगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप इस पूरे लेक्चर में हमारे साथ बने रहें, बिकॉज इसमें आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, खासकर वो लोग जिनको कि वॉर स्ट्रेटजीज और वॉर के बारे में जानने का काफी ज्यादा शौक रहता है। तो बेसिकली ये जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई ये हुई अमंग 6 मेजर यूरोपियन पावर्स, जो कि थी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड रशिया। फिर इसके पीछे कई मिलिट्री कॉजेज भी थे, और मिलिट्री कॉजेज ये थे कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे वो कभी कभार तो कॉलोनीज को लेकर जो झगड़ा हुआ करता था उसको पीसफुली सेटल डाउन कर लिया करते थे और पार्ट्स को डिवाइड कर लिया करते थे, और ये बेसिकली ज्यादातर कॉलोनीज थी इन एशिया एंड अफ्रीका। बट 19th सेंचुरी का एंड आते आते हम ये देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका के जो बहुत सारे पार्ट्स थे, बहुत सारी कॉलोनीज थी, उन पर जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे वो एक दूसरे को डिस्पोजेस करने में लग गए, यानी एक दूसरे से छीनने में लग गए, जिसके चलते कई छोटी मोटी वॉर्स हुई, कई बैटल्स हुई, जिससे कि इन इंपीरियलिस्ट पावर्स के बीच में जो राइवलरी पहले बहुत कम लेवल पर थी अब वो एक नेक्स्ट लेवल पर, हाई लेवल पर चली गई। देन जो सबसे बड़ा मिलिट्री कॉज इसके लिए मैं कंसीडर करता हूं वो ये कि जो कंट्रीज थे, जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी,
उन्होंने वेपन्स लार्ज स्केल पर, मास स्केल्स पर प्रोड्यूस कर लिए थे। और हम पहली बार देखते हैं कि जैसे कि टैंक्स, राइफल्स, इस तरह के जो वेपन्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। और जो यूरोपियन पावर्स थे वो अब इस तरह के हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वेपन्स के आ जाने की वजह से अपने आप को इनविंसिबल यानी कि नाकाबिले तस्खीर समझ रहे थे, जिसने कि एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड तैयार किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। बिकॉज अब यहाँ पर सब ये सोच रहे थे कि अब हमें कौन हरा सकता है, हमें हराने वाला कौन है। तो ये जो एक मिथ थी, इसके चलते ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे ये अब एक दूसरे को और ज्यादा हिट करने लगे और एक दूसरे की कॉलोनीज पर और ज्यादा कब्जा करने की कोशिश करने लगे। देन बात की जाए अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पॉलिटिकल कॉजेस की, तो जो ऑटोमन एम्पायर थी, जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर थी, जिसको कि आप इस मैप पर देख सकते हैं, ये जो ऑटोमन एम्पायर थी इसमें पूरा ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका इसमें आता था, जिसको के रूल करता था टर्की। और यहाँ के जो रूलर थे उनको खलीफा बोला जाता था, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा पाइस कंसीडर किए जाते थे। ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में काफी ज्यादा जंग चलती रहती थी, तो इसके चलते हम ये देखते हैं कि रशिया जो था उसने यहाँ पर एक मूवमेंट जिसको कि पांसलेव मूवमेंट बोला जाता है उसको काफी ज्यादा एनकरेज किया ताकि रशिया अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर सके इन द ऑटोमन एम्पायर। फिर एक इसी तरह का मूवमेंट हम देखते हैं जर्मनी के थ्रू, जो कि यूरोप में चलाया गया, जिसको कि बोला गया पान जर्मन मूवमेंट। ये मूवमेंट लॉन्च किया गया जर्मन एक्सपेंशन को स्टार्ट करने के लिए। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पॉलिटिकल कॉजेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलायंसेस। कुछ सीक्रेट अलायंसेस किए गए थे इन द लेट 19th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जो के जाने जाते हैं ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे के नाम से। और जो आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़ी गई वो इन्हीं दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स के बीच में लड़ी गई है, जिसमें कि ट्रिपल अलायंस में एक तरफ था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये अलायंस फॉर्म हुआ था इन 1882, जो कि एक सीक्रेट अलायंस था। सिमिलरली एक अलायंस 1904 में ये किया गया था बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। तो ये दोनों ग्रुप्स ही थे जिन्होंने के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और जिसको के ऑटोमन एम्पायर ने और फिर 1917 में यूएस ने भी ज्वाइन किया। नाउ इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कि एक बहुत बड़ा कॉज कंसीडर किया जाता है वो है बाल्कन रीजन में बहुत ज्यादा गड़बड़ होना, वहां पर बहुत ज्यादा एक वॉर लाइक सिचुएशन, एक दुश्मनी की सिचुएशन बन जाना। और ये बाल्कन रीजन क्या है, जैसा कि आप इस मैप पर ये जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये बाल्कन पेनिनसुला बोला जाता है, जिसमें कि बल्गेरिया, ग्रीस, बोस्निया, माल्डोवा, ये जो कंट्रीज हैं ये सारे कंट्रीज आते हैं इन द बाल्कन पेनिनसुला। अच्छा, ये जो बाल्कन रीजन था इसको लेकर चाहे जो ट्रिपल अलायंस वाला ग्रुप था यानी जर्मनी वाला ग्रुप था या ट्रिपल एंटेंटे वाला ग्रुप था यानी कि रशिया वाला ग्रुप था, इस पर दोनों ही अपना एक कंट्रोल चाहते थे। तो इसी कंट्रोल की जंग को लेकर रशिया और जर्मनी के बीच में हम ये देखते हैं कि एनिमिटी यानी कि दुश्मनी फर्दर बढ़ जाती है और 1912 आते आते बाल्कन वॉर्स की स्टार्ट हो जाती है इन द कंट्रीज लाइक सर्बिया, बल्गेरिया, मोंटेनेग्रो एंड ग्रीस। देन इन जंगों के चलते यूरोप बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दहाने पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? द नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कैसे हुई। तो हुआ कुछ ऐसे कि जैसा कि आप इस मैप पर ये जो शहर देख रहे हैं वियना, ये कैपिटल है ऑफ ऑस्ट्रिया और यहाँ के शहजादे थे आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। और ऑस्ट्रिया ने कुछ ही साल पहले कब्जा किया था बोस्निया पे। बोस्निया यहाँ पर है, ये जो आप पेन, ये मेरे रेड पेन से मार्क्ड एरिया देख रहे हैं ये बोस्निया है। तो अब जो कि ऑस्ट्रिया की ही टेरिटरी था
और जो आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड थे, ऑस्ट्रिया के प्रिंस, वो यहाँ पर एक ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं। तो इस विजिट के दौरान सर्बिया जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक सर्ब नेशनलिस्ट ने जो आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड थे उनको बोस्नियन कैपिटल साराजीवो में असैसिनेट कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का हाथ इसके पीछे देखा और उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भी सर्व कर दिया। और इस अल्टीमेटम के तकरीबन 2 महीने बाद जो ऑस्ट्रिया था उसने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी। नाउ तो ये जंग का आतिशफशां, ये ज्वालामुखी फटा कैसे? तो बेसिकली सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था रशिया और ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था जर्मनी। तो जर्मनी ने हमला कर दिया रशिया पर ऑन 1 अगस्त। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ट्रिपल एंटेंटे अलायंस था जो कि एक सीक्रेट ट्रीटी थी, उसके अकॉर्डिंग फ्रांस भी उसका पार्ट था। तो फ्रांस भी रशिया और सर्बिया को ही सपोर्ट कर रहा था। तो 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। फिर 4 अगस्त को उसी ट्रीटी ऑफ ट्रिपल एंटेंटे के चलते ब्रिटेन जो था इसने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। और फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारी बड़ी पावर्स इस जंग में कूद गईं, जैसे कि इटली, बल्गेरिया, टर्की, जापान और बहुत सारे कंट्रीज। नाउ अब जैसा कि आप जानते हैं कि इटली था या फ्रांस था या ब्रिटेन था, ये बेसिकली इंपीरियलिस्ट पावर्स भी थे, कॉलोनाइजर्स भी थे, इनके अंडर में कॉलोनीज भी थी। तो इसकी वजह से अब जंग फैली कैसे? देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कोर्स ऑफ वॉर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ द फायर ऑफ वॉर स्प्रेड, यूज ऑफ एडवांस्ड वेपनरी और एंट्री ऑफ यूएसए इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन ये जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की वॉर थी, ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हुई कैसे? तो इसके पीछे हम ये देखते हैं कि ये जो यूरोपियन पावर्स थे ये बेसिकली इंपीरियलिस्ट पावर्स और कॉलोनाइजर्स भी थे और इनकी दुनिया भर में कॉलोनीज भी थी, जिसके चलते ये लड़ाई कॉलोनीज में भी लड़ी जाने लगी और यूरोप में भी इसको लड़ा जाने लगा और एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा घातक वार, काफी ज्यादा तीखे हमले किए जाने लगे, जिसमें कि ट्रेंचेस खोदना और एक दूसरे के ऊपर रेड करना भी शामिल था। फिर ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थे ये आपस में तो एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे, बट इन्होंने जो इनके अंडर कॉलोनीज थी उनके रिसोर्सेज को, उनकी फोर्सेस को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडियन आर्मी थी, इंडियन फोर्सेस थी, उनको भी इस वॉर में झोंक दिया गया। जबकि इंडिया की तो इसमें जितनी भी कंट्रीज थे सिवाय ब्रिटिश के, इंडिया को तो किसी से प्रॉब्लम नहीं थी, बट ब्रिटिशर्स ने इंडिया की फोर्सेस को यूज किया और यहाँ पर इंडियन फोर्सेस ने एक पिवोटल रोल प्ले किया इस वॉर को ब्रिटिशर्स के लिए जीतने में, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंडियंस से प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारी इस वॉर में मदद करोगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। और इसी के चलते ब्रिटेन ने इंडिया की फोर्सेस को यूज किया अगेंस्ट द जर्मनी और ट्रिपल अलायंस। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें काफी ज्यादा एडवांस वेपनरी इस्तेमाल की गई और हम ये देखते हैं कि पहली बार लैंड, सी और स्काई में जंग लड़ी जाने लगी और बहुत सारे नए वेपन्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि मशीन गन्स, टैंक्स, लिक्विड फायर्स, एयरक्राफ्ट, जिसमें कि एयरक्राफ्ट को बॉम्बिंग के लिए यूज किया जाने लगा। और फिर सबमरीन्स को भी पहली बार इसी जंग में यूज किया गया, जैसे कि यू बोट्स बेसिकली ये एक सबमरीन का नाम था जो कि यूज की गई जर्मनी के थ्रू। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में स्टार्ट हुई, ये तो अपने आराम से चल ही रही थी और इसमें जो ट्रिपल एंटेंटे वाला ग्रुप था, यानी कि ब्रिटेन वाला जो ग्रुप था, इसको काफी ज्यादा कैजुअलिटीज और डैमेजेस का भी सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप को जरूरत थी कि अब कोई इनको सपोर्ट करे। तो इसी बीच में जो जर्मनी था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने यू बोट सबमरीन जो बनाई थी वो इसको यूज करते थे एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट
बाद में उन्होंने जो न्यूट्रल पावर्स थे उनके भी शिप्स को, वेसल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के चलते, इसी कोर्स ऑफ वार में जो जर्मन यू बोट्स थे उन्होंने एक शिप को अटैक किया जिसमें के 28 अमेरिकन सिटीजन्स भी मौजूद थे और जो कि इस अटैक के चलते मारे गए। और यूएसए जो कि अभी तक इस वॉर का हिस्सा नहीं था, बट उनके जो 28 सिटीजन्स मारे गए थे उनकी मौत का बदला लेने के लिए इस वॉर को ज्वाइन कर लिया ऑन April 6, 1917। एंड यूएस ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन द जर्मनी। अच्छा, जो ट्रिपल अलायंस की फोर्सेस थे यानी कि जर्मनी, जापान, इटली और जो ऑटोमन एम्पायर वाला ग्रुप था, टर्की वाला, एंड ऑन द ऑपोजिट साइड रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन वाला भी जो ग्रुप था, ये दोनों अब लड़ के 2-3 साल में काफी ज्यादा थक चुके थे। बट जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो अभी बिल्कुल फ्रेश थी। अब जाहिर सी बात है, अब वो जिसे सपोर्ट करेंगी वही उसी के जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और वही जीतेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को भी कुछ ऐसा ही मिलता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, ये वॉर खत्म कैसे हुई। इसके पीछे बेसिकली दो फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जो कि थे रशियन रेवोल्यूशन और एंट्री ऑफ यूएस। देन फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी तो 1917 में जो रशिया की इंटरनल सिचुएशन थी ये उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो वॉर में आगे पार्टिसिपेट करे, बिकॉज वहां की जो पब्लिक थी वो वहां के लीडर्स को, वो थे जार निकोलस सेकंड जो कि एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे। उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इस जंग से बाहर निकलें और अपने कंट्री की तरफ ध्यान दें। और जो रशियन रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट एक महाज खोल दिया, एक मोर्चा खोल दिया ताकि वहां पर जो बोल्शेविक्स हैं उनकी गवर्नमेंट बन जाए, और जिसमें के जो रशियन रेवोल्यूशनरीज थे वो सक्सेसफुल हुए और रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इस गवर्नमेंट के बनते ही विड्रॉ कर लिया। तो ये जो पूरा रेवोल्यूशन था इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस वॉर को रुकवाने के लिए वुड्रो विल्सन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी यहाँ पर एक फेमस प्रेसिडेंट विल्सन 14 पॉइंट प्रपोज किए जहां पर के उन्होंने बात की लीग ऑफ नेशंस के बनाने की, बट उनके जो ज्यादातर पॉइंट थे वो रिजेक्ट कर दिए गए और लीग ऑफ नेशंस जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी आगे चल के बनी आफ्टर दिस वॉर। और यहाँ पर बेसिकली विल्सन जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो वॉर में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं वो अब आगे फर्दर कोई एनेक्सेशन ना करें और लोगों के ऊपर ही, जो पब्लिक है उसके ऊपर ही इस डिसीजन को छोड़ दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। बट इस प्रपोजल को ज्यादातर जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन का आगे चलकर क्या फाइनल इम्पैक्ट हुआ अभी इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। फिर यूएसए का इस वॉर में एंटर करने का एक फायदा जो कि ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप को हुआ वो ये कि जो रशियन विड्रॉल, जो कि रशिया को अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा था फ्रॉम दिस वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट इन रशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, तो उस गैप को फिल करने के लिए अब यहाँ पर यूएसए पहुंच चुका था जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया ऑफ आर्म्स एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज फॉर द ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप। फिर जो कि ट्रिपल अलायंस वाला जो ग्रुप था वो यूएसए के ज्वाइन करने से पहले काफी ज्यादा एडवांसेस गेन कर रहा था, बट यूएसए की फोर्सेस जो थी वो अभी बिल्कुल फ्रेश थी और ये जो दोनों ग्रुप्स थे, चाहे ट्रिपल एंटेंटे वाला ग्रुप हो या ट्रिपल अलायंस वाला ग्रुप हो, इन दोनों की ही फोर्सेस 3 साल में लड़ के आपस में 4 साल में काफी थक चुकी थी। बट यूएस की फोर्सेस तो अभी एकदम फ्रेश थी। जाहिर सी बात है अब ये फोर्सेस जिसको भी सपोर्ट करेंगी वही जीतेगा, उसी की जीत यहाँ पर देखने में आएगी।
तो हम ये देखते हैं कि जब यूएस ने इस वॉर को 1917 में ज्वाइन किया, अब यूएस ने जर्मनी पर और जो ट्रिपल अलायंस ग्रुप के मेंबर्स थे उन पर मैसिव अटैक्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। और जुलाई 1918 आते आते यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने मिलकर काफी ऑफेंसिव मिलिट्री अटैक्स लॉन्च किए ऑन द ऑपोजिट ग्रुप, और जर्मनी वाले ग्रुप के जो डिफेंसिव मेजर्स थे उनको तबाह करके रख दिया। अच्छा, जर्मनी जो कि वॉर से पहले ही थक चुका था और काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ रहा था, अब उसने भी यहाँ पर कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया। और हम ये देखते हैं कि बल्गेरिया ने इन नवंबर एंड टर्की ने इन अक्टूबर 1918 विड्रू कर लिया और सरेंडर कर दिया। फिर रशियन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो ये हुआ कि जैसा कि वहां पर पब्लिक ने ओवरथ्रो कर दिया था जार निकोलस सेकंड को, जो कि इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इसी तरह की अपराइजिंग्स और अनरेस्ट और दूसरे कंट्रीज में भी क्रिएट होने लगे, और हम ये देखते हैं कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में अपराइजिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट्स। और इसी के चलते जो वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज थे, इनके पीपल्स के अंदर एक फीलिंग डेवलप हुई जो कि थी एंटी वॉर की, यानी कि जंग बंद करो। बिकॉज खतरा तो ये भी था ना, चाहे वो जर्मनी वाला ग्रुप हो चाहे वो यूके यूएस वाला ग्रुप हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब चाहे कोई कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो उसमें अल्टीमेटली नुकसान तो पब्लिक का ही किया जा रहा था ना। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर भी एक गुस्सा बढ़ने लगा इस जंग को लेकर, और जो जर्मनी की पब्लिक थी उन्होंने पर जर्मनी के किंग थे उनको फोर्स किया कि वो इस जंग से बाहर निकलें, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि जर्मनी के अंदर भी एक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई और जर्मनी एक किंगडम से एक रिपब्लिक में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वहां के जो किंग थे, किंग कैसर विलियम सेकंड, उनको वहां से भाग जाना पड़ा टू द हॉलैंड। जिसके बाद जो न्यू जर्मन गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसने नवंबर 11 1918 को वॉर बंद करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसको कि पूरी दुनिया में ही बहुत ही एक अच्छा स्टेप माना गया और बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई, बिकॉज अब ये वॉर अपने एंड को पहुंच चुकी थी। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या रहा? तो यहाँ पर जो दो ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़े और जिसके नतीजे में यहाँ पर विक्ट्री हुई ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप की और डिफीट हुई ट्रिपल अलायंस ग्रुप की। और जैसा कि मैं इस लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बता चुका हूं, ट्रिपल अलायंस ग्रुप में जो इनिशियल मेंबर्स थे वो थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये फॉर्म हुआ था इन 1882। और ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप में मेंबर थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जो कि फॉर्म हुआ था इन 1904। देन जब जंग में हार जीत होती है तो पीस ट्रीटीज भी होती हैं, और इन पीस ट्रीटीज में बेसिकली जो जीतने वाला होता है वो हारने वाले पर कंडीशंस इम्पोज करता है। अब ये कंडीशंस हार्श भी हो सकती हैं और हार्श होती ही हैं। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पीस ट्रीटीज एंड इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन सी पीस ट्रीटीज साइन की गई और इस वॉर के बाद में हमें क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पीस ट्रीटीज हुई उसमें दो ट्रीटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं, और ये हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई और ट्रीटी ऑफ सेवरे। यहाँ पर आप वर्सेल्स और सेवरेस लिखा हुआ देख रहे होंगे, बट इनका राइट प्रोनाउंसिएशन है वर्साई एंड सेवरे, और ये दोनों ही शहर हैं फ्रांस के। तो फ्रांस में ये ट्रीटीज की गई बिटवीन द विक्टोरियस पावर्स एंड डिफीटेड पावर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई ये बेसिकली की गई विद द जर्मनी, और जहां पर के जून 1919 में एक कॉन्फ्रेंस की गई वर्साई के अंदर, जिसमें के
27 कंट्रीज में से सिर्फ 3 कंट्रीज ने ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर दिए, और जो विक्टोरियस पावर्स थे यानी जो ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप था उसने डिफीटेड कंट्रीज को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का कोई मौका नहीं दिया, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, इवन रशिया जो कि उन्हीं का एक मेंबर था और जो कि विक्टोरियस साइड पर था, यहाँ पर रशिया को भी नहीं बुलाया गया बिकॉज वहां पर कम्युनिज्म आ चुका था। और लेनिन जो थे वो बिल्कुल भी वॉर में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, तो उसकी ट्रीटीज से भी उन्हें कोई मतलब नहीं था, जिसकी वजह से उनको कोई इनवाइट नहीं भेजा गया। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में हम ये देखते हैं कि जो विक्टोरियस पावर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस इम्पोज कर दी ऑन द डिफीटेड साइड, स्पेशली ऑन जर्मनी। इस ट्रीटी में एक क्लॉज शामिल किया गया जिसको बोला जाता है वॉर गिल्ट कॉज, और इस कॉज के अंडर जर्मनी को ये बोला गया कि आप ये जो वॉर हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल आप हो, और इस वॉर का सारा खर्चा, सारा जितना भी नुकसान हुआ उस सबको पे करोगे आप, जिसके लिए आप 6 बिलियन पाउंड्स पे करोगे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एसेट्स एज वॉर इंडेमनिटी, यानी कि जंग का हर्जाना। जिसकी वजह से जर्मनी के जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो सब खत्म हो गए, जो कि बाद में चल के जर्मनी की खराब और खस्ता हाल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कॉज बना। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्साई तो की गई जर्मनी के साथ, देन ट्रीटी ऑफ सेवरे ये बेसिकली की गई डिफीटेड टर्किश ऑटोमन एम्पायर के साथ विद द विक्टोरियस पावर्स इन 1920। और इस ट्रीटी ऑफ सेवरे में ये तय किया गया कि जो ऑटोमन एम्पायर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। ऑटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया, ये मुस्लिम्स का एक बहुत ही सैक्रेड इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया जाता था, और इसके अंडर में जो लैंड था वो था पूरा ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, और जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर का हेड था उसे बोला जाता था खलीफा, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड को लीड किया करता था, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कंसीडर किया जाता था। तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर को बोला गया कि आपका जो भी क्लेम है ऑन द अरब, एशिया एंड जो थोड़ा बहुत यूरोप के अंदर रह गया था उस सब से आप अपना क्लेम वापस लोगे, और ये जितना भी लैंड है ये वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो अब लोग जो जिन लोकल गवर्नमेंट्स को चुनकर अब वहाँ बनाना चाह रहे हैं, आप उनके ऊपर छोड़ दोगे, वहाँ पर आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ट्रीटी ऑफ सेवरे में हम ये देखते हैं कि जो ऑटोमन एम्पायर था उसको बैन कर दिया गया, बेसिकली इसको 1923 में ख़त्म किया गया था, और 2023 में इसको दोबारा से इस जो ट्रीटी ऑफ सेवरे थी इसके अकॉर्डिंग बहाल किया जाना है। तो ये एक फिर से टसल का पॉइंट बनने वाला है बिटवीन द वेस्टर्न पावर्स एंड इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये थी ट्रीटी ऑफ सेवरे जो कि की गई बिटवीन द डिफीटेड टर्किश ऑटोमन एम्पायर एंड विक्टोरियस ट्रिपल एंटेंटे ग्रुप। देन बिल्कुल नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट्स हमें बाद में देखने को मिले। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 4 इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला इफेक्ट तो ये था कि जो 4 रूलिंग डायनेस्टीज थे वो इसमें पूरी तरीके से खत्म हो गए, जिसमें कि होहेनजोलन जर्मनी में, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया में, रोमानोव इन रशिया एंड ऑटोमन इन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ये 4 डायनेस्टीज पूरे तरीके से वाइप आउट हो गए फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी मिलिट्री और फाइनेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उसको भी पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया, और इसके बाद यूएसए और रशिया इमर्ज कर गए एज अ मेजर वर्ल्ड पावर। देन जाहिर सी बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक बहुत ही डैमेजिंग वॉर थी, जिसमें कि 4 करोड़ इंसान कत्ल हुए, बहुत सारा नुकसान हुआ।
तो फिर से कोई इस तरह की जंग इन फ्यूचर ना हो, तो उसको रोकने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया लीग ऑफ नेशंस, जो कि फॉर्म हुई इन 1920। और इस बॉडी का काम क्या था कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनके बीच में फर्दर कन्फ्लिक्ट्स को रोकना। और यही लीग ऑफ नेशंस का जो कॉन्सेप्ट था आगे चल के बेस बना फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ के लिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट था वो ये था कि जो विक्टोरियस पावर्स थे उन्होंने काफी ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस सेट किए थे फॉर द डिफीटेड कंट्रीज। और यहाँ पर जिसने के एक परफेक्ट ग्राउंड प्रिपेयर किया फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी जानना है इन डिटेल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, जहां पर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था होल टॉपिक अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक, उसके कॉज, उसका एंड, उसकी पीस ट्रीटीज से लेकर उसके इफेक्ट्स तक के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन कंडक्ट किया है। तो इसी नोट के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं सैयद साद नाउ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।